द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजूर रहमान। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से जुट चुकी है। सभी पार्टी के शीर्ष नेतागण अपने डैमेज कंट्रोल को लेकर खूब मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में लेने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलेगी यह तो 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सभी अपनी कोशिशों में कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में राजद भला कैसे पीछे रहती, तो राजद भी अपने डैमेज कंट्रोल को लेकर खूब जोर आजमाइश में लगी है। पिछले दिनों रात के अंधेरे में राजद पार्टी के संस्थापक सदस्य के साथ साथ राजद पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ रहे पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सहित कई वरिष्ठ नेतागण ने मुलाकात की। और अंदर खाने क्या क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन कई तरह की चर्चाएं गर्म है जिस पर अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। जैसा कि सभी को मालूम ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली राजद पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में राजद को मात्र 4 सीटें ही हासिल हुई, बाकी सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा। इस हार की सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो है बिहार के मुस्लिम वोटर। राजद की गलत पॉलिसी से काफ़ी उब चुके मुस्लिम वोटरों ने उस बार वो एतमाद राजद पार्टी के प्रति नहीं दिखाया जो कभी दिखाया जाता था, और इसकी सबसे बड़ी राजद की गलत पॉलिसी और राजद द्वारा किए गए वादे के साथ वादा खिलाफी मानी जा रही है। राजद की गलत पॉलिसी के कारण राजद के कई कद्दावर लीडरों ने राजद से किनारा कशी कर लिया, जिसकी वजह से बिहार के मुस्लिम वोटर इस बात पर मंथन करने को मजबूर हो गए कि आखिर राजद ने बिहार के मुसलमानों के लिए क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं बनाई, मौजूदा दौर में राजद में कितने प्रतिशत मुस्लिम नुमाइंदगी बची है, मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार के साथ राजद ने दोहरी नीति क्यों करनी शुरू कर दी, उनके परिवार को राजद ने अकेला क्यों छोड़ दिया। बिहार में जातिगत जनगणना करवाने के दौरान राजद ने कहा था कि सियासत में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी भी तय की जाएगी। ऐसे कई सब्ज बात जो राजद ने बिहार के मुसलमानों को दिखाया जो सरजमीन पर कहीं भी देखने को नहीं मिली। इन सभी बातों पर मंथन करने के बाद बिहार के मुसलमान इस नतीजे पर पहुंचे कि राजद ने बिहार के मुसलमानों को सब्जबाज दिखाकर आज तक इस वहम में रखा कि राजद पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो मुसलमानों के हक हुकूक के साथ साथ मुसलमानों की तरक्की सुरक्षा के प्रति वफादार और मुस्तैद है, जबकि सच्चाई इससे परे है। हिस्सेदारी के हिसाब से कितनी भागीदारी बिहार के मुसलमानों को लोकसभा चुनाव में मिली वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और इन्हीं वजह से राजद को लोकसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बावजूद मात्र 4 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने राजद पार्टी को MY समीकरण के साथ साथ माई बाप की पार्टी बताकर पूरे बिहार में धुआंधार रैलियों को संबोधित किया ताकि उसे सभी वर्ग का वोट हासिल हो सके और राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर फतह हासिल कर केंद्र की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बना सके। लेकिन तेजस्वी यादव की गफलत, दोहरी पॉलिसी और गलत बयानबाजी की वजह से जो परिणाम देखने को मिले उसका अंदाजा राजद तो क्या उनके विपक्षी पार्टियों को भी शायद नहीं होगा। चुनाव परिणाम आने के बाद जब राजद के सहयोगी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोटरों की नाराजगी को माना, तो तब तेजस्वी यादव को अपनी जमीन खिसकती नजर आने लगी और अब डैमेज कंट्रोल की राह पर तेजस्वी यादव यह सोचकर निकल पड़े हैं कि अगर इस डैमेज कंट्रोल को बैलेंस नहीं किया गया तो कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम उसकी पार्टी से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा भी ना छीन ली जाए। इसलिए सबसे पहले हिना साहब से मुलाकात कर आपस में मंथन किया गया। फिर कल यानी शनिवार को पटना में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय बैठक बुलाकर दिलासा दिया गया कि राजद आपकी पार्टी है, आपको इसको मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करनी है, लेकिन ज़रा ठहरिए और थोड़ा गौर फरमाइए। इस बैठक में जिस तरह की बातें तेजस्वी यादव द्वारा कही गई है उसे बिहार के मुसलमानों को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अखबार में छपी खबर की कटिंग दिख रही होगी, उसमें ज़रा गौर से देखिए और बैठक में तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उसके अंदर छुपे डर और सब्ज बाग को भी गंभीरता से समझिए।
तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक साथ रहे तो 2025 में महागठबंधन सरकार, ये खबर की हेडिंग है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का साथ रहा तो 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह बात शनिवार को राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों से आह्वान करते हुए कहा कि आप साथ दें, आपकी भागीदारी मैं तय करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का उचित साथ मिलेगा तो सूबे में सरकार जरूर बनेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सबसे पहले लालू प्रसाद ने बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया, उसके बाद यह मंत्रालय देश में बना और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके लालू यादव ने माहौल को ठीक किया था। ये थी कुछ मेन बातें जो कल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में तेजस्वी यादव ने कही थी। तेजस्वी यादव की बातों से जहां एक तरफ डर झलक रहा है तो दूसरी तरफ एक बार फिर से सब्ज बाग दिखाकर मुंगेरी लाल के सपने दिखाने की विसात तैयार की जा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि तेजस्वी यादव की बातों में छुपे डर की, जो जरा गौर से सुनिएगा। इस पूरी खबर में तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैं सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अन्य वर्ग का कितना वोट प्रतिशत राजद की झोली में आता है? सबसे पहले इसका सबूत तेजस्वी यादव को पब्लिकली करनी चाहिए, तब जाके उन्हें मुसलमानों के बजाय अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये सवाल करने के पीछे जातिवाद या धर्मवाद का बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं है। यह काम तो सियासतदानों की है और उन्हीं को शोभा देती है, और सियासतदान ही इस देश में जातिवाद और धर्मवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। जहां तक रही बात राजद की, तो लालू यादव के दौर में राजद सिर्फ MY समीकरण यानी माई समीकरण की पार्टी थी और तेजस्वी यादव के समय में माई समीकरण के साथ साथ माई बाप की पार्टी बन गई। तो जातिवाद की बुनियाद पर ही पार्टी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि राजद को मुसलमान शब्द कहने में क्या खौफ है? अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किस डर से खुद को सेकुलर पार्टी का दम भरने वाली पार्टी के लीडरान करते हैं? अगर अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सभी वर्ग के लोग राजद का वोट बैंक है तो उसका प्रमाण भी तेजस्वी यादव को दिखाना चाहिए, ताकि सबसे किसी को कोई आपत्ति ना हो। लेकिन राजद के स्थापना काल से लेकर आज तक अल्पसंख्यक कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है जो राजद को अपना 100% वोट देकर लालू परिवार को बिहार की राजा की गद्दी पर बैठाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। बिहार में जब से भाजपा ने अपना पैर पसारना शुरू किया है तो भाजपा ने सबसे पहले यादव जाति को अपने पाले में लाना शुरू किया, ताकि अगर यादव जाति का एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत उनको मिल जाए तो भाजपा के कैडर वोट को मिलाकर बिहार की सत्ता पर आसानी से काबिज हुआ जा सकता है, और हुआ लगभग वही भी। आप आज नज़र उठाकर देख लीजिए, बिहार के सभी जिला इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक भाजपा में यादव जाति की अच्छी खासी तादाद आपको देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि राजद का कोर वोटर माने जाने वाले यादव जाति का लगभग 30 से 40% वोट भाजपा ने अपने पाले में मजबूती से कर लिया है। कुछ प्रतिशत वोट पप्पू यादव के पक्ष में है, और अब नए समीकरण की बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी राजद के कोर वोटरों को अपनी तरफ लाने की जोर आजमाइश में जुटे हैं। ऐसे में राजद की बेचैनी साफ दिखती है, तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले बिहार के मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में मजबूती से लाने के लिए मेहनत में राजद के शहजादा तेजस्वी यादव जुट चुके हैं। लेकिन यह सवाल पैदा होता है कि तेजस्वी यादव को मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करने में क्या परेशानी हो रही है? कौन सा खौफ है जो उन्हें मुस्लिम शब्द के इस्तेमाल से रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजद पार्टी में भी वैसे लीडरान और कार्यकर्ता भरे पड़े हैं जो दिखावे के लिए मुसलमानों से हमदर्दी तो रखते हैं लेकिन दिल से मुस्लिम शब्द से भी उन्हें नफरत है, या फिर मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से वो वोट जो राजद का कोर वोट नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो वोट किसी न किसी वजह से राजद को मिल सकती है और मुस्लिम शब्द के इस्तेमाल से वो वोट नहीं मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल खुद तेजस्वी यादव ने अपने कथनी के जरिए पैदा किया है। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उनका कहना है कि वो मोहब्बत का दीप जलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में
आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए भाजपा जैसी नफरत की सियासत करने वाली पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देश में अमन अमान और भाईचारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो उन सबको सबसे पहले अपने दिल के अंदर में मुसलमानों के प्रति नफरत लेके घूमने वाले अपने लीडरान और कार्यकर्ता के दिलों से इस नफरत को निकालने की ज़रूरत है। नहीं तो दिल में कुछ और ज़बां पे कुछ वाली दोहरी सियासत 2025 के विधानसभा चुनाव के भी परिणाम दर्दनाक साबित हो सकते हैं। अब बात करते तेजस्वी यादव की वो बात जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों से आह्वान करते हुए कहा कि आप साथ दें तो मैं आपकी भागीदारी तय करूंगा। तेजस्वी यादव की यह बात भी बिहार के मुसलमानों के लिए किसी गद्दारी वाले तोहमत से कम नहीं है। बिहार के मुसलमानों की बात करें तो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की खुली नाराज़गी देखने को मिली और इतनी नाराज़गी के बावजूद मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत राजद को मिला। उससे पहले तो 2-4% को छोड़कर मुसलमानों का 100% वोट राजद को ही मिलता रहा। तो मुसलमानों की भागीदारी तय राजद ने क्यों नहीं किया? लोग तो ये भी मानते हैं कि 2004 और 2005 में जब राजद को बहुमत हासिल नहीं हुई तो रामविलास पासवान से लालू यादव ने सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा था। तो रामविलास पासवान लालू यादव के सामने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का शर्त रखा था, जिसको दरकिनार कर लालू यादव ने बिहार में दोबारा चुनाव करवाना पसंद किया, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री बने ये कबूल नहीं किया। और यही कारण है कि 2005 में नीतीश कुमार फुल बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाई और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इस लिहाज से मुसलमानों को भागीदारी देने से तो राजद ने हमेशा परहेज किया। फिर तेजस्वी यादव की बातों पर कितना विश्वास किया जाए, जो तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराकर हिस्सेदारी के बिना पर भागीदारी देने का वादा अपनी जुबान से खुलेआम किया था। तो यहाँ भी सस्पेंस बरकरार ही रहा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके माहौल को ठीक किया गया था। तो मेरा सीधा सवाल तेजस्वी यादव से कि 1989 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भागलपुर में दंगा हुआ था, जिस वजह से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सरकार बिहार में गिर गई। फिर 1990 में लालू यादव की अगुवाई में राजद की सरकार बिहार में वजूद में आई। तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि उस सरकार को बनाने में किस किस पार्टियों ने राजद को सपोर्ट किया और किस किस पार्टियों के सपोर्ट से लालू यादव की सरकार बिहार में बनी। इसके अलावा लगातार 3 बार बिहार में राजद की सरकार बिहार में रही, बावजूद इसके लालू यादव द्वारा भागलपुर दंगे की जांच कराकर मासूमों की जान लेने वाले, माँ बहनों की इज्जत को लूटने वाले वहशी दरिंदों को सजा दिलाने में कितनी कोशिशें की गई और लालू यादव ने भागलपुर दंगे की जांच कराई, या फिर नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब भागलपुर दंगे की जांच कराई गई और उस दंगे के मुख्य अभियुक्त कौन थे, यह बात भी तेजस्वी यादव को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि बिहार के मुसलमानों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आए कि राजद पार्टी उनकी हमदर्द पार्टी है या अन्य पार्टी या फिर कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी नहीं है। लोगों का मानना है कि मुसलमान सियासी एतबार से खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सियासी वजूद को बनाना होगा, अपनी क़यादत खुद तैयार करनी पड़ेगी। यह बात बिहार क्या देश के मुसलमानों को भी सोचनी पड़ेगी। खैर, क्या होगा नहीं होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।